Hello friends, welcome to the current affair videos from Topper's Note. Today, that is 5th of June 2022, I will be covering the following articles. The first article is Farm in City. कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है अर्बनाइजेशन के साथ साथ, और जो अर्बनाइजेशन के इश्यूज़ हैं उनको कैसे टैकल किया जा सकता है. लेसन्स फ्रॉम अ प्राइस शॉक. तो जो प्राइस शॉक मिला है कंट्री को फरवरी के बाद से, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, इमीडिएट रीजंस क्या क्या थे, और उससे पहले जो ऑलरेडी रीजंस बिल्डअप हो रहे थे वो क्या हैं, और ऐसे इसे क्या सीखा जा सकता है फ्यूचर के लिए. इंडियन न्यू सिविलाइजेशन. बेसिकली ये एक एडिटोरियल है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है. एक टॉपिक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के ऊपर, और कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ को इसने डिवाइड किया है इन बिट टू ग्रुप्स, और दोनों के क्या क्या फीचर्स हैं और क्या उनके बीच में अभी डिस्प्यूट्स हैं. फोर्थ इज़ अबाउट फ्रेश इम्पटस टू जल जीवन मिशन इन राजस्थान विद न्यू कमेटीज़. न्यू कमेटीज़ के ज़रिए जल जीवन मिशन को एक नया रूप देने की कोशिश हो रही है राजस्थान में. एक इनिशिएटिव है उसके बारे में. फिफ्थ इज़ स्कॉलरशिप टू बी अवॉर्डेड टू एससी स्टूडेंट्स. ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, उसके इनिशिएटिव के बारे में. फिफ्थ इज कन्वर्जन अनलेस फोर्स्ड इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये हाई कोर्ट का कहना है. सो इसका क्या रूलिंग रहा है हाई कोर्ट का, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और क्या इसका मतलब है, वो सब. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल, द फार्म इन सिटी. इस आर्टिकल में अगर देखें तो न्यूज़ में क्या है, प्लानिंग फॉर अर्बन एग्रीकल्चर कैन मेक सिटी सस्टेनेबल, अचीव फूड सिक्योरिटी. यानी कि दो एलिमेंट्स को अचीव करने की बात हो रही है अगर हम अच्छे से प्लानिंग करें अर्बनाइजेशन की, और उस अर्बनाइजेशन की प्लानिंग में क्या चीज़ ऐड करनी है वो है एग्रीकल्चर. तो सिटीज़ को सस्टेनेबल बनाना और फूड सिक्योरिटी है जो सिटीज़ की उसको ठीक करना या सिक्योर करना. अब रिपरकशंस क्या हुए क्लाइमेट चेंज के. एक तो प्रीमेच्योर समर, टाइम से पहले समर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है, उसका इम्पैक्ट हेल्थ पे भी आता है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का डिप भी आ रहा है. नदियाँ सूख रही है. सिटीज़ आर फेसिंग हीट लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ इल कंसीव्ड अर्बनाइजेशन. जितनी हीट है उससे कहीं ज़्यादा वो बेसिकली फेस कर रही है, और एक जो नया फिनोमेना डेवलप हुआ है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, वो डेवलप हो रहा है. इंडिया रैपिडली अर्बनाइज कर रही है, और एस्टिमेट किया जा रहा है कि 50% उसकी पॉपुलेशन सिटीज़ में रहेगी बाय 2050 फ्रॉम करंट 31%. आर सिटीज़ आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ नंबर ऑफ इशू. हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, अनअफोर्डेबल हाउसिंग है, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, वाटर स्कैरसिटी मोस्ट ऑफ द ईयर. सिर्फ एक ही टाइम पे नहीं, समर्स में नहीं, पूरे साल लगभग स्कैरसिटी रहती है, और जब बारिश आए तो फ्लड हो जाता है. पोल्यूशन, और जितनी ज़्यादा टाइप के हो सके उतने टाइप के इलनेसेस. फूड एंड न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी होती है, और अर्बन पॉवर्टी. उसके अलावा भी बहुत से इश्यूज़ हैं जो कि फेस होते हैं हमारी सिटीज़ में. ये एक अपॉर्चुन टाइम है ताकि हम इंगेज कर सकें विद अर्बन लैंड प्लानिंग, और स्पेशली अर्बन एंड पेरी अर्बन एग्रीकल्चर UPA. ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी तक ज़्यादातर जगह पे कवर नहीं हुआ या सोचा भी नहीं गया था कि क्या एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया जा सकता है अर्बनाइजेशन या अर्बन सिटीज़ के सिस्टम में. एटलीस्ट पेरी अर्बन तो हो सकता है कि पेरीफेरी तक आप अर्बनाइजेशन में एग्रीकल्चर इंक्लूड किया जा सके. ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट साबित हो सकता है सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन में. अब रोल क्या है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का. एक तो कॉम्बैक्ट करने की में मदद करेगा पोल्यूशन को, क्लाइमेट मिटिगेशन और अडेप्टेशन के गोल्स को इम्प्रूव करेगा, हेल्थ एंड रिक्रिएशनल बेनिफिट्स होंगे, और जो सेंटर की 2015 की अमृत प्रोग्राम था उसमें भी इंक्लूड किया गया था ग्रीन स्पेसेस पार्क्स को, उस पर एक मेजर थ्रस्ट एरिया की तरह सोचा भी गया था. सो अभी तक अगर हम सेंटर का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो सिर्फ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, यानी कि पार्क्स बना दो, ट्री कैनोपी वगैरह इंक्रीज़ कर देना सिटी के अंदर, और थोड़ा ब्यूटिफिकेशन हो जाए प्लांट्स के ज़रिए. बट क्या ये जो मेजर इशू है उनको रिजोल्व कर पाएगा? नहीं. उसका एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो मिसिंग है, जो रूरल एरिया में अवेलेबल है, वो है एग्रीकल्चरल फार्म्स. लंबे लंबे दूर दूर तक खेत, ऑल्दो इतना स्पेस अवेलेबल नहीं होता है सिटीज़ में, बट उसके पेरीफ्री में हो सकता है. इसलिए अर्बन एंड पेरी अर्बन एग्रीकल्चर, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, ये जितने भी एरियाज़ हैं NCR में, इन सब एरियाज़ के अंदर मेजर सिटीज़ और सिटीज़ के साइड में काफ़ी ज़्यादा
पॉसिबिलिटी भी है जो एग्रीकल्चर है उसके, उनके ऑलरेडी भी फार्म्स है बट वो सब्सटेंशली डिक्रीज होते जा रहे हैं विद अर्बनाइजेशन. सो इट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि कैसे उनको फिर से सपोर्ट किया जाए ताकि जो ओवरऑल प्लानिंग है सिटी का वो भी ठीक रहे, पोल्यूशन डिक्रीज हो और जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जैसे उनका मिटिगेशन किया जा सके. अब बचा क्या था अर्बन प्लानिंग में इस आर्टिकल के हिसाब से? एग्रीकल्चर, जो कि सोचा जाए तो ऐसा है कि भाई सिर्फ रूरल प्रैक्टिस है, शहरों में इसका क्या काम. फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है कि अर्बन एग्रीकल्चर बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है फूड सिक्योरिटी में, लाइवलीहुड जनरेशन में, नौकरी और खाना दोनों सिक्योर करता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए, और पॉवर्टी को एलिविएट करने में. अर्बन रेजिलियंस, इनकी अर्बन सिस्टम जो है, सिटी है, प्लानिंग है, वो रेजिलियंट बने, उसको डिपेंड ना होना पड़े हमेशा रूरल सेक्टर या रूरल एरिया पे फॉर फूड सप्लाई एंड अदर थिंग्स, और सस्टेनेबिलिटी बनी रहे. जो अब नई सीरीज़ बन रही है वो बिल्कुल ही अनसस्टेनेबल हो जाए, वहाँ का हीट इनटॉलरेबल लेवल तक चला जाए, उससे पहले उसको सस्टेनेबल बनाने का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अर्बन एरियाज ऑलरेडी हाउस एटलीस्ट 55% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और कंज्यूम करता है 80%, विच इज़ वेरी वेरी हाई ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड ग्लोबली. ये FAO की रिपोर्ट में आया, और इसीलिए उसने अंडरलाइन किया कि जो UPA है, अर्बन पेरी एग्रीकल्चर, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट की है टू अचीव सस्टेनेबल फूड सिस्टम इन द सिटीज़, ताकि जो 80% उनकी डिमांड है वो इस 50% पॉपुलेशन के 55% पॉपुलेशन के लिए जो एरिया है अर्बन का वहीं से ही कंप्लीट करी जा सके और उसका फूड सिक्योरिटी एनहांस हो सके. तो जो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है अर्बन सिटी प्लानिंग में, उसको उसमें एग्रीकल्चर को डेफिनेटली इंक्लूड किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द न्यू टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, चाहे वो हाइड्रोपोनिक्स हो, एयर के थ्रू हो, या बाकी के जितने भी नए मेथड्स डेवलप हो रहे हैं उन सब के ज़रिए. अर्बन प्लानिंग, टेरेस फार्मिंग, इन सब चीज़ों से जो चेंज आएगा सिटी प्लानिंग में, अर्बनाइजेशन में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसी से सस्टेनेबल बनेंगी सिटीज़. सो दिस आर्टिकल इज़ अबाउट लेसन्स फ्रॉम प्राइस शॉक. जो प्राइस का शॉक लगा है पूरे वर्ल्ड को इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यूज़ का? In short term, India must work to ensure Russia is not locked out of the global commodity market, and in the long term, it must insulate its supply chains against the global crisis. यानी कि जो राइटर है वो कहता है दो चीज़ों पे ध्यान दो. एक तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इंडिया का जो सप्लाई चेन है ग्लोबल क्राइसिस के दौरान जो इम्पैक्ट होता है उसको इंसुलेट करे कि उस पर ज़्यादा असर ना आए इन फ्यूचर. और दूसरा जो कंसर्न शो हुआ है वो क्या, कि रशिया को बिल्कुल लॉकड आउट सिस्टम में बाहर नहीं छोड़ना है, अगर सैंक्शंस लग भी रहे हैं तो उसका हाथ नहीं छोड़ना है. ग्लोबल एनर्जी एंड कमोडिटी ट्रेड अगर देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेजर एंड लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स आ रहे हैं जो ग्लोबल एनर्जी एंड कमोडिटी ट्रेड है उसमें. वेस्टर्न सैंक्शंस जो है रशिया पे और यूरोपियन कंट्रीज़ का एक अब गोल है कि वो डाइवर्सिफाई करे अपने एनर्जी सप्लाई को. उसकी वजह से ऑलरेडी जो मार्केट डिस्टोर्शंस हैं वो होने शुरू हो चुके हैं काफ़ी हाई लेवल पे, जिसका रिजल्ट है हाई प्राइसेस. इसने ऑलरेडी इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर दिया है और उस इन्फ्लेशन की वजह से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो रहा है एरियाज़ में, चाहे वो कंट्रीज़ के लेवल पे देख लो या फिर डोमेस्टिक लेवल पे. अगर कंट्रीज़ के लेवल पे देखो तो डेवलप्ड और डेवलपिंग में से डेवलपिंग वाले ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. वहीं अगर कंट्रीज़ के डोमेस्टिक लेवल पे देखें तो हाई इनकम और लो इनकम में लो इनकम या पुअर लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. इंडिया में जो प्राइस शॉक है वो डिरेल कर सकता है इकोनॉमी को, जो किसी तरह से नेसेंट वे में डेवलप होने की कोशिश कर रही थी आफ्टर कोविड-19. क्रूड ऑयल प्राइसेस अपने हाईएस्ट लेवल पे 2014 के बाद, और LNG का तो हाईएस्ट एवर लेवल पे $8 के आसपास का प्राइस चल रहा है LNG का, जो कि बेहद ज़्यादा हाई है. विच लेड टू हायर फर्टिलाइज़र एंड फूड प्राइसेस. अब फर्टिलाइज़र और फूड प्राइसेस हाई क्यों हुए? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया और इनपुट कॉस्ट बढ़ गया. फर्टिलाइज़र के अंदर नेचुरल गैस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जिसकी वजह से उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं. और फूड प्राइसेस क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पूरा उसी में होता है, और जो इनपुट कॉस्ट है उसके अंदर भी फ्यूल और बाकी की चीज़ें ये यूज़ होती हैं. इसके साथ साथ मेटल के प्राइसेस हाई हो रहे हैं. निकल बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल तक गया है और जिसकी वजह से जो नेसेंट रिकवरी हो रही थी इकोनॉमी की वो और ज़्यादा डैमेज हुई है. लेकिन सारा ब्लेम रशिया और यूक्रेन के युद्ध पे डाल देना इज़ नॉट अ स्मार्ट थिंग और एक लेज़ी एनालिसिस कहा जाएगा, क्योंकि उसके अलावा भी कुछ रीजंस थे.
इंक्लूडिंग क्या था कि पहले से हमें साइन मिल रहे थे कि जो प्राइस शॉक है या इस तरह का जो राइजिंग प्राइसेस है वो होने वाला है, और ये यूक्रेन के युद्ध के पहले था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में। ये कैसे पता लगा? इससे पहले के कुछ सालों में अगर देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल लोग थे जो इन्वेस्ट करते थे कैपेसिटी एनहांसमेंट में, जैसे नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड्स, और जो बड़े फंड्स थे जो वर्ल्ड वाइड ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते थे, उन्होंने बेसिकली इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। वो ग्रीन ट्रांजिशन के जो कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि वो फाइनेंस ही नहीं करेंगे ट्रेडिशनल फ्यूल्स को, ऑयल गैस एंड कोल को, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट कहलाई जाए। इसका रिजल्ट रहा कि जो कैपेसिटी एनहांसमेंट है उसके लिए अब था ही नहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है ही नहीं। तो एज अ रिजल्ट जो सप्लाई होगी वो डेफिनेटली रिड्यूस होगी, और यूक्रेन के युद्ध ने उस सिचुएशन को प्रेसिपिटेट की एकदम पे तैयार करके सामने रख दिया। लेकिन ये चीज़ होनी ज़रूर थी, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो या ना हो, इनएविटेबल थी। नेचुरल गैस जो कि फीड स्टॉक है फर्टिलाइज़र के लिए, यानी कि शुरुआती रिक्वायरमेंट में यूज़ होता है, इसकी वजह से फूड प्राइसेस शॉक भी अब आएगा इनएविटेबली। अब फ्यूचर में क्या है, काफ़ी फैक्टर्स पे इम्पेक्ट करेगा, काफ़ी फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। पहला है कि ड्यूरेशन कितना रहता है यूक्रेन युद्ध का, अगर लंबा चलता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा। दूसरा है किस टर्म्स पे वो सेटल होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ युद्ध ख़त्म हो जाना इज़ नॉट गोइंग टू रिजोल्व द इशू, बट वो किस टर्म्स पे होता है, कि दोबारा से कुछ इग्नाइट हो, या ऐसे टर्म्स हो जिसकी वजह से रशिया एकदम पे ही सप्लाई चेन से बाहर हो जाए, आइसोलेट हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से कुछ बड़ा और इवेंट अनफोल्ड हो जाए। प्लस ऐसे सैंक्शंस और बाकी की चीज़ों पे यूएस और उनके अलाइज का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, वो वापस से इन सैंक्शंस को हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, सालों तक चलने देंगे। अगर ऐसा सीन रहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्केट है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी। यूरोपियन यूनियन की जो टाइज़ है रशिया के साथ वो तो डेफिनेटली स्ट्रेन रहने वाली है, उनको इम्प्रूव करना इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। पहले इमीडिएट टर्म में अगर देखा जाए तो यूएस जो यूरोपियन यूनियन है वो ट्राई कर रही है कि रॉ मटेरियल को सोर्स कर सके बाकी जगह से, खासकर ऑयल एंड नेचुरल गैस को। और उसके अलावा अगर देखें तो फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर गुड, मेटल्स, नॉन रशियन सोर्सेज से जितना हो सके उतना ज़्यादा सोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से भी डिस्टोर्शंस और प्राइस हाइक हो गए, क्योंकि इनकी डिमांड सडनली इंक्रीज़ हो रही है, और उस इंक्रीज़ इन डिमांड की वजह से प्राइस हाइक होना इज़ वेरी नेचुरल। सेकंड, जो सैंक्शंस लग रहे हैं पता नहीं कब तक हटेंगे, और इनका कोई डिज़ायर्ड पॉलिटिकल आउटकम नहीं आएगा, क्योंकि वेनेजुएला या ईरान नहीं है रशिया जिसके ऊपर सैंक्शंस थोड़ा बहुत असर कर दें। यहाँ तक कि रशिया, वेनेजुएला और ईरान पे भी सैंक्शंस का बहुत ज़्यादा आउटकम नहीं आया। दे वर सम हाउ कैन बी सेड कि दे फेल्ड, सैंक्शंस का असर नहीं हुआ उन पे भी। तो रशिया तो मच बिगर है, मच स्ट्रोंगर है, एंड हैव वेरी ह्यूज रिसोर्सेज, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री, इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो रशिया के ऊपर जो डिज़ायर्ड पॉलिटिकल आउटकम सैंक्शंस के ज़रिए लाने की कोशिश है वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होने वाला। थर्ड है हाई प्राइस ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, और जो एमर्जिंग वर्ल्ड है वो अनविलिंग है किसी के भी तरफ अलाइन होने के लिए, क्योंकि अगर वो इस अलाइन करते हैं यूएस एंड ईयू की तरफ तो उनकी फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी हैम्पर होती है, और अगर वो अलाइन करते हैं रशिया की तरफ तो उनकी टेक्नोलॉजी और जो फाइनेंसिंग इश्यूज़ है वो सामने आते हैं। तो वो अनविलिंग है किसी की भी तरफ जाने के लिए, इंटरेस्ट ही सर्व नहीं होता, तो बाय डिफ़ॉल्ट वाई शुड दे गो। सो दीज आर द थिंग्स विच नीड्स टू अनफोल्ड ओवर टाइम, जिसका ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे इस चीज़ को रिजोल्व किया जा सकता है। सो दिस टॉपिक इज़ न्यू सिविलाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। जो आइडिया है सिविलाइजेशन का वो यूटिलाइज किया जाता है इन द सर्विस ऑफ नैरो नेशनलिज्म। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जो सिविलाइजेशन की, मेरी सदियों पुरानी एक सिविलाइजेशन है, ऐसे कुछ और भी कंट्रीज़ है जो इस सिविलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन इस सिविलाइजेशन के साथ मैं किसको जोड़ रहा हूँ, नेशनलिज्म को, कि मेरी कंट्री, मेरा प्राइड, एंड आई एम अ इंडियन। तो सिविलाइजेशन की मेरा एक इतिहास रहा है, और उसके साथ मैंने जोड़ दिया नेशनलिज्म को। सो काफ़ी जगह पे ये यूज़ हो रहा है, इंटरचेंजली भी यूज़ करते हैं और इसको सब्सटेंस देने के लिए भी यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ सिविलाइजेशनिज्म? इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल फैक्ट जो कि अक्रॉस द कॉरिडोर्स ऑफ पावर
बहुत ज़्यादा कैपिटल्स में वर्ल्ड वाइड यूज़ भी हो रहा है और काफ़ी इसका इन्फ्लुएंस भी है। सिविलाइजेशन एक ब्रोडेस्ट कल्चरल एंटिटी है, ये कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है बल्कि ब्रोडेस्ट पॉसिबल। ब्रोडेस्ट का मतलब है कि सिविलाइजेशन के अंदर नेशन स्टेट्स हो सकते हैं, एक भी और एक से ज़्यादा भी। into which the human species is often divided, इनकी सिविलाइजेशन में एक से ज़्यादा तरह की स्पीशीज़, उनकी कल्चरल डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं। One would have expected civilization to transcend nationalism. एक्सपेक्टेड है कि जो मेजोरिटी वाली कम्युनिटी होगी वो ट्रांसेंड भी कर जाए नेशनलिज्म की तरफ। अब एक डिबेट रहता है सिविलाइजेशनल स्टेट या नेशन स्टेट्स के ऊपर। जो सिविलाइजेशन स्टेट है इज़ नाउ काउंटर पोज टू द नेशन स्टेट, यानी कि वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि दे आर सिविलाइजेशनल स्टेट, दे आर नॉट जस्ट अ नेशन स्टेट। छोटे मोटे देश नहीं है, वो एक ऐतिहासिक देश है, एक पूरी की पूरी धरोहर उनके पास, एक पूरा सिविलाइजेशन के वो प्रतीक है, प्रमाण है। ऐसे देश कौन कौन से? इंडिया, चाइना, रशिया, टर्की, ईरान। दे ऑलवेज बीट देयर चेस्ट कि हम तो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन रहे हैं, चाहे वो टर्की हो, ओटोमन एम्पायर, पूरा सिविलाइजेशन, ईरान हो, पर्शियन, रशिया हो, रशियन, चाइना हो, पूरी चाइनीज़ डायनेस्टी जितनी भी है, और इंडिया, इंडियन सिविलाइजेशन। ये वो कंट्रीज़ है जिनके सीनियर लीडर्स ने भी यहाँ तक कि मेजर स्टेटमेंट्स दिए इस इफेक्ट में कि दे आर कंट्रीज़ नॉट जस्ट नेशन स्टेट्स बट कंट्रीज़ दैट आर सिविलाइजेशनल। सो ये कोइंसिडेंस भी नहीं है कि जितनी भी ये कंट्रीज़ है दे ट्राई टू फाइंड मिडल ग्राउंड ऑन रशिया यूक्रेन वॉर। इन सभी देशों ने एक मिडल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज दे वेंट इन टू वन अलाइंड कमिटमेंट या वन अलाइंड स्टेटमेंट या वन अलाइंड स्टैंड, लेकिन इन कंट्रीज़ ने मिडल ग्राउंड पकड़ने की कोशिश की। वो इसी वजह से क्योंकि ये एस्पिरेशनल सिविलाइजेशनल स्टेट है। इनका मेन मोड क्या है कि वी आर सिविलाइजेशन स्टेट, वी अंडरस्टैंड द इश्यूज, वी हैव टू डील विद इन अ डिफरेंट वे, वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ स्ट्रिक्ट स्टैंड अगेंस्ट एनी पार्टी। what do these civilizational states have in common? इनमें कॉमन क्या है? एक तो ये रिलेटिवली लार्ज कंट्रीज़ हैं, इनको मिडल पावर, रीजनल पावर या emerging सुपर पावर भी कह सकते हो। दो टेरिटरीज हैं इनकी, दे वर वंस होम टू एंशियंट सिविलाइजेशंस। यूएस में कोई एंशियंट सिविलाइजेशन नहीं थी, लेकिन इन कंट्रीज़ में कभी ना कभी कोई ना कोई एंशियंट सिविलाइजेशन रह चुकी है। ग्रेट एम्पायर्स रह चुके हैं या फिर किंगडम्स रह चुके हैं colonial या प्री colonial पीरियड में। A particular value system as foundational to Europe's civilizational identity point to a view that civilizational like nationalism has its good and bad versions. अगर हम यूरोप की सिविलाइजेशन की बात करें तो उसका एक फाउंडेशनल वैल्यू सिस्टम था। वो वैल्यू सिस्टम में कहते हैं कि नेशनलिज्म को वो काफ़ी पॉइंट आउट करते, लेकिन उस नेशनलिज्म को भी वो दो वर्जन में देते थे, एक गुड नेशनलिज्म और एक बैड नेशनलिज्म। 1945 की एक बुक है हैंस कॉन में, उसने एक कंट्रोवर्शियल डिस्टिंक्शन भी दिया इसमें। उसने बोला जो वेस्टर्न लोग हैं और ईस्टर्न नेशनलिज्म है, इसमें सिर्फ जो वेस्टर्न नेशनलिज्म है वो कनेक्टेड है एनलाइटमेंट लेगेसी से, यानी कि जो उनका रेनेसा पीरियड था, उनका जो बौद्धत्व का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है, सही क्या होता है गलत क्या होता है, वो एनलाइटमेंट लेगेसी के लिए वो बोलते हैं कि सिर्फ वेस्टर्न नेशनलिज्म ही कनेक्ट था। जो सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप का नेशनलिज्म है, एशिया का नेशनलिज्म है, वो नहीं कनेक्टेड है एनलाइटमेंट लेगेसी के साथ। सो इनका खराब है, बैड है, और वेस्टर्न नेशनलिज्म है वो अच्छा है। नेशंस बिलोंग टू द एरा ऑफ पॉलिटिकल मोडामिटी एंड दे ऑल आर नेसेसरली यंग। इनकी जो नेशंस है, नेशन शब्द है, वो बेसिकली एक पॉलिटिकल टूल है रिप्रेजेंट करने का एक टेरिटरी को, और इसी वजह से रिसेंटली बना है, तो इसका जितने भी कंट्रीज़ नेशन स्टेट्स के फॉर्म में है वो सारी ही यंग है। 100-200 साल के अंदर ही लगभग 90% से ज़्यादा कंट्रीज़ बने हैं। पोजीशन ऑफ सिविलाइजेशनल आइडिया जो मॉडर्न टाइम्स में अगर देखें तो अगर सिविलाइजेशन को यूटिलाइज किया जाए इन द सर्विस ऑफ नेशनलिज्म, व्हाट हैपन्स टू द प्रोमिस ऑफ सिविलाइजेशनल आइडिया, यानी कि अगर हम सिविलाइजेशन के जो थ्योरी है उसको इस्तेमाल करें नेशनलिज्म को प्रोपगेट करने के लिए, उसके सर्विस में अगर इस्तेमाल करें, तो जो प्रोमिस है कि सिविलाइजेशनल आइडिया एक हायर प्रिंसिपल है, उसका क्या होगा?
तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 100 साल पहले एक बहुत अच्छा कोट किया था, एक बहुत अच्छा लिखा था उनकी बुक में कि बिफोर वी कैन बिल्ड अ स्टेबल सिविलाइजेशन, यानी कि इंडिया एक स्टेबल सिविलाइजेशन पहले बनाए, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन शुड बिकम कॉन्शियस of its limitations and its unworthiness to become ideal civilization of the world। यानी कि हम उससे पहले कि हम अपने आप को एक स्टेबल सिविलाइजेशन बनाएं, इंडिया एक नेशन स्टेट खुद को सिविलाइजेशन की तरह डेवलप करे जिसमें इंसान रह सके, ह्यूमैनिटी रह सके, जो ह्यूमैनिटी के लिए लायक हो। ज़रूरी है कि जितनी भी हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन है वो खुद को समझे, अपनी लिमिटेशंस को, जिस टाइमिंग में थे उनकी क्या लिमिटेशंस रही थी और वो क्यों सही नहीं है एक आइडियल सिविलाइजेशन के लिए। ये सारी चीज़ें जब वो पहचान जाएंगे और उनको ठीक कर लेंगे, देन दे कैन मूव टूवर्ड्स अ स्टेबल सिविलाइजेशन। सो जो आइडिया है कि सर्विस ऑफ नेशनलिज्म है, डेफिनेटली दे कैन बी यूटिलाइज। लेकिन जो सिविलाइजेशन स्टेट का प्रॉमिस है कि एक दिन बिल्ड करेंगे, वो तभी पॉसिबल होगा जब कॉन्शियस होंगे हम हमारे अनवर्दीनेस और लिमिटेशंस के प्रति। So one can only hope that a civilization fad soon become passe and the world embraces a new, just and peaceful form of planetary politics। ये सर एक नई टाइप की पॉलिटिक्स नेशन स्टेट से हटके सिविलाइजेशनल स्टेट की तरफ से तभी जाएगी जब हम एक एम्ब्रेस करेंगे नया, और जो कि जस्टिस से साथ होगा, एक ऐसा सिस्टम जो पीसफुल होगा। तब जाके वो नया टाइप का जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो एक्सेप्ट किया जा सकता है और नेशन स्टेट के अगले हम मूव कर पाएंगे। फ्रेश इम्पेटस टू जल जीवन मिशन इन राजस्थान विद अ न्यू कमेटी। न्यू वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी एट वेरियस लेवल आर अपॉइंटेड इन राजस्थान अंडर जल जीवन मिशन। नई सैनिटेशन और वाटर की कमेटीज अपॉइंट की जा रही काफ़ी लेवल्स पे इन राजस्थान। फंक्शंस क्या होंगे इन कमेटी के? अगर स्टेट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, या स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल या विलेज लेवल पे। ट्रेनिंग कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। किस लेवल पे? विलेज के लेवल पे। द डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज के एक एक्शन प्लान होगा, इसको अप्रूव कौन करेगा? ग्राम सभा। प्रेजेंट किसके पास होगा? ग्राम सभा के पास। रोल इन मीटिंग द वोटर नीड्स ऑफ डिफरेंट क्राइसिस, डिफरेंट एरियाज़ को देखा जाएगा कि कैसे किस एरिया की वोटर नीड्स को पूरा किया जा सकता है और कौन किस में क्या रोल अदा कर सकता है। इसमें हिस्ट्री को डिपिक्ट किया जाएगा कि कितने किस एरिया में वाटर अवेलेबिलिटी रही है, रेनफॉल पैटर्न किस एरिया का क्या है, ड्रॉट सिचुएशन वहाँ पे क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग की एजेंसीज कितनी अवेलेबल हैं और कितने उनको पास टेक्निक या ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड सिस्टम है, वाटर बोर्न डिजीज़ किस एरिया में है और सिचुएशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज हर एक गांव का। इन सब पैरामीटर्स के ऊपर ये डिसीजन लिए जाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या होगा किसी भी इस तरह की कमेटी का? रेकमेंड करेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क अंडर जल जीवन मिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड लेवल पे जा रहा है काम, तो वो उसके हिसाब से जल जीवन मिशन कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसका पूरा का पूरा रिकमेंडेशन होगा। एसेलरेट कर देगा टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर कनेक्शन इन एवरी हाउस होल्ड इन द रूरल एरियाज, क्योंकि अब डिसीजन मेकर रूरल एरिया के विलेज लेवल के लोग हैं। सो दे कैन एक्चुअली एसेलरेट, वो स्पीडली काम शुरू कर देंगे, वाटर कनेक्शन हर घर तक चले जाए इसके लिए। एंश्योर रहेगा पब्लिक पार्टिसिपेशन ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स के अंदर पब्लिकली, क्योंकि हर एक लेवल पे अगर लोग होंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और पार्टिसिपेशन भी उनका बढ़ेगा। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस, इन सब में उनका रोल होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ होगा प्रमोट करने के लिए मिशन की एक्टिविटीज़ को, और बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि लोग इंडल्ज होंगे तो इसके बारे में ज़्यादा जागरूकता भी फैलेगी और लोग ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में जान भी सकेंगे। डिमांड बाय स्टेट गवर्नमेंट है कि स्टेट रिक्वेस्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट इन 90:10 रेशियो। काफ़ी स्टेट्स ने डिमांड किया है कि जो करंट जल जीवन मिशन के अंडर है भाई 50-50 सेंटर का और 50 स्टेट खर्च उठाए, उसके बजाय स्टेट बोल रहा है कि 90-10 कर लो, 90 आप उठा लो, 10 हम उठा लेंगे और इस स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। इट्स ओनली अप टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं। अब जल जीवन मिशन क्या है? सप्लाई ऑफ सेफ एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टैप कनेक्शंस के ज़रिए सभी हाउस होल्ड के लिए
इन रूरल एरियाज बाय 2024, यानी कि 2024 तक एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर जिसकी क्वालिटी अच्छी हो टैब के ज़रिए हर घर तक पहुंच जाए पूरे के पूरे देश में, स्पेशली रूरल एरियाज. Target of supplying 55 liters of water per person per day to every household in the villages where the people have been facing the scarcity of water. जहाँ पानी की कमी है वहाँ पे एटलीस्ट 55 लीटर्स पर डे पर पर्सन भेजा जा सके. ये है ये मिशन. एक नई स्कीम है स्कॉलरशिप टू बी अवॉर्डेड टू SC स्टूडेंट. शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक नई स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च किया है. ये उन स्टूडेंट के लिए होंगे जो CBSE एफिलिएटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ते हैं. स्कीम का नाम है श्रेष्ठ स्कीम. इसमें श्रेष्ठ स्टैंड्स फॉर द स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज. ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इवन द पुअरेस्ट ऑफ पुअर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है सरकार का, ताकि हर गरीब से गरीब घर का बच्चा भी जो SC कास्ट से बेसिकली फॉलो में रहता है, SC कास्ट में बिलोंग करता है, उसका भी स्टूडेंट क्वालिटी एजुकेशन पा सके, इसके लिए स्कॉलरशिप स्कीम है. टारगेट है लगभग 3000 स्टूडेंट हर साल. एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट की क्लास होनी चाहिए 9 से 12 के अंदर, और स्टूडेंट जिनकी एनुअल इनकम पेरेंट्स की लेस देन 2.5 लाख है वो ही एलिजिबल होंगे. तो 2.5 लाख से कम 9 से 12 क्लास के अंदर और लगभग 3000 स्टूडेंट पर ईयर. स्कीम का नाम है श्रेष्ठ स्कीम. सो दिस टॉपिक इज़ अबाउट, एक हाई कोर्ट ने रूलिंग दिया है रिसेंटली कि कन्वर्जन अनलेस फोर्स्ड इज़ नॉट प्रोहिबिटेड. सो न्यूज़ में क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि रिलीजियस कन्वर्जन अगर हो रहा है और अगर उसको ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा रहा है तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अधिकार है, राइट जो गारंटीड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोफेस एनी रिलीजन. तो जो धर्म का उसके पास अधिकार है टू प्रोफेस एनी रिलीजन, उसमें वो कन्वर्ट हो सकता है, और ये तब तक है जब तक उसको कोई ज़बरदस्ती ना करे किसी और धर्म के लिए. पटिशन क्या थी, जिसमें डायरेक्शन मांगी गई थी कि फ्रेम हो लो ताकि जो रिलीजियस कन्वर्जन है उसको प्रोहिबिट किया जा सके बाय इंटिमिडेशन या थ्रेट, डिसीविंगली luring a person through gifts and monetary benefits and using black magic and superstition. यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हो रहा है इन आधार पे तो उसको प्रोहिबिट किया जाए, ऐसी डायरेक्शंस मांगी गई कोर्ट से. ज़बरदस्ती, इंटिमिडेट करके, डरा के, उसको धोखाधड़ी के साथ गिफ्ट्स या पैसे देके, या काला जादू और या भ्रम पैदा करके, इस तरह की सुपरस्टिशियस बातें या चीज़ें दिखा के आप धर्म परिवर्तन नहीं करोगे, ऐसा पटिशन में था. जो मास कन्वर्जन हो रहा है सोशली एंड इकोनॉमिकली अनप्रिविलेज्ड लोगों का, पर्टिकुलरली दोज ऑफ SCs एंड STs, ऐसा बहुत मास स्केल पे हो रहा है इन एंटायर कंट्री. और रिलीजियस कन्वर्जेंस बाय ल्यूरिंग, खासकर उनको बहका के या कुछ फ़ायदा दिखा के, ऑफेंड करता है आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म. क्योंकि इस तरह के रिलीजियस कन्वर्जन जो ल्यूर करके हो रहा है वो बेसिकली गलत है और वोलेट करते हैं इन आर्टिकल्स को, ऐसा था इस पटिशन में. अब इसके अलावा बाकी के हाई कोर्ट्स ने क्या रिमार्क्स दिया है, बाकियों ने भी बोला है कन्वर्जन इज़ नॉट प्रोहिबिटेड, इट्स अ राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोफेस एनी रिलीजन बाय हिज बर्थ और रिलीजन दैट ही चूजेस टू प्रोफेस आफ्टर बर्थ, दैट्स द फ्रीडम आर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स. यानी कि संविधान के हिसाब से उनके पास ये अधिकार है, चाहे जन्म के हिसाब का धर्म फॉलो करे या जन्म के बाद किसी भी धर्म को फॉलो करे. और इस तरह की चीज़ों को डिसाइड करने के लिए सोशल मीडिया का डाटा इस्तेमाल नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने डाल दिया कि ये यहाँ पे बदला गया, उसने वो धर्म बदल दिया, तो इस तरह का डाटा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ना उस पर निर्भर हो सकते हैं. If a person is coerced into converting, then that is the person का प्रेरोगेटिव. यानी कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो आके अपनी याचिका डाले, किसी और के कहने पे ये याचिका नहीं मेंटेनेबल है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा. अब आर्टिकल 14 क्या है, ये इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. गोल्डन ट्रायंगल रूल है जिसमें 14, 19 और 21 तीन आर्टिकल आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं.
21 गारंटी करता है द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू एवरी इंडिविजुअल। इस पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी में क्या क्या आता है, एक लंबी सूची है, लगभग हर चीज़ आती है, जो कहीं नहीं आएगी वो आर्टिकल 21 में हो जाएगी। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन विद सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। यानी कि आपको फ्रीडम है अपने काम करने की, बोलने की, कहने की आज़ादी, ये 19 के ज़रिए आती है। जो कहीं ना मिले वो 21 में मिलेगा। यानी कि आंसर में अगर 4 ऑप्शन है और उसमें आर्टिकल 21 भी ऑप्शन है और आपको नहीं पता तो मोस्ट प्रोबेबली यू शुड टिक आर्टिकल 21, that will most probably be right.